प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, स्फेरिकल सेल, स्फीयर्स, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसका आज हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोलिंग ऑन ए सरफेस। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी रोल करती है, ये देखिए किसी सरफेस पे, तो वो सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर वो इंक्लाइंड प्लेन भी हो सकता है, लाइक दिस। अगर कोई बॉडी इस तरह के सरफेस पे रोल कर रही है, रोल करती हुई जा रही है ऐसे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप देख रहे हैं कि इसमें रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। ठीक ऐसे ही जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है साथ में, क्योंकि जब ये बॉडी रोल डाउन करेगी नीचे की तरफ तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, और चेंज इन वेलोसिटी पर इन टाइम यू नो that is called acceleration. So इस केस में what will be the acceleration of the body when it rolls down an inclined plane, हम उसका भी एक्सप्रेशन आज के इस लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसमें हम पिछले वीडियोज में जो एक्सप्रेशंस हमने ड्राइव किए थे उनका यूज करेंगे, और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए होने वाला है। वन बाय वन हम करेंगे। पहले हम सरफेस को हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे और उसके बाद हम इंक्लाइंड सरफेस लेंगे, और इस केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑफ ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो प्यारे बच्चों देखिए, कंसीडर a body of mass m and radius r is rolling on an horizontal surface. When this body rolls on this surface, then it possesses the two types of motion. One is the rotational motion and another is the translatory motion. So the kinetic energy will also be due to both type of the motion, rotational motion as well as ट्रांसलेटरी मोशन। आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो ये देखिए, मास का स्थान कौन लेता है, मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का स्थान एंगुलर वेलोसिटी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v square. Suppose this body is moving with velocity v on an horizontal surface and angular velocity is omega. Moment of inertia of this body is I. So this will be there. This is the rotational kinetic energy. आप कह सकते हैं rotational kinetic energy of body on horizontal सरफेस इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए हाफ। यहां पर एक बात देखनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट अगर मैं ये कहूं इफ के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, अगर ये चीज आपको पता है
तो फिर हम आई निकाल सकते हैं। हम जानते हैं आई कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हेन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन इज मल्टीप्लाइड टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी इट गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट चीज यहां पर देख सकते हैं ओमेगा है, और एक फार्मूला हम पहले से जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, v बाई आर, यानी कि ये ओमेगा हो गया। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ हियर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम लिख रहे हैं एम के स्क्वायर, साथ में एम के स्क्वायर तो क्या हो गया है, ये हमने आई की वैल्यू रख दी है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये वी बाई आर के बराबर है। हम यहां लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखिए वी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, इसमें से जो चीज कॉमन आती है उसे आप ले लीजिए। देखिए 1/2 एम वी स्क्वायर इन दोनों में है, तो हमने कॉमन ले लिया है। यहां पर क्या बचता है, 1 प्लस यहां क्या बच रहा है वो आप देख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, 1 प्लस ये देखिए यहां है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, अभी मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, वो ये आ गया है। इस केस में अब आप अगर मान लो हम रिंग की बात करते हैं, स्पेशल केस में देखिए, अगर ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो वही होता है एम के स्क्वायर, और एक फार्मूला हो रहा हमारा होता है एम आर स्क्वायर। एम से एम क्योंकि यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है यहां पर 1 हो गया। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उस रिंग की, वो यहां से इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1, और 1 ये हो जाएगा, यानी कि 1 + 1, और ये कुल मिलाकर ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया है। तो ये रिंग के केस में है। अगर इसी तरीके से आपको डिस्क लें, तो उस मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई डिस्क है, और डिस्क रोटेट करती जा रही है, तो दूसरा स्पेशल केस भी आप यहां निकाल सकते हैं। ये देखिए, फॉर डिस्क के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर आप इस एक्सप्रेशन की सहायता से उसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। जैसे डिस्क के केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक तो ये जनरल रिजल्ट होता ही है रेडियस ऑफ जाइरेशन की टर्म में, साथ में एक और होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पीछे हमने ड्राइव किया है पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से भी देखिए एम से एम कैंसिल हो गया है, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जहाँ के स्क्वायर अपॉन बाई आर स्क्वायर है, एट दैट प्लेस वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 1/2। सो वी कैन राइट हियर द काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक दिस। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + 1/2। ये देखिए बेटे 1/2 ये आपने लिख दिया है। तो ये देखिए कितना हो गया है, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। बेटे इस तरीके से अब आप, यानी कि ये कितनी होगी, 3/4 एम वी स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये केस डिस्क का ना होकर के, और मान लो ये जो बॉडी रोटेट कर रही है ये कोई स्फेरिकल सेल है, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए। तो प्यारे बच्चों, जब स्फेरिकल सेल आप लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो वही जनरल एक्सप्रेशन होता है एम के स्क्वायर, साथ में ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। एम से एम यहाँ पर फिर कैंसिल हो गई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2/3। Now put this value of k square upon r square in equation 2. We can write here the expression of the kinetic energy is equal to half mv square into 1 + 2/3, और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, 1/2
mv² इंटू 5/3। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है जब बॉडी रोल करती हुई किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल सकते हैं। मान लो स्फेरिकल सेल नहीं है और वहां कोई सॉलिड स्फीयर है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, तब आप क्या, फॉर सॉलिड स्फीयर। अब हम सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड? एक तो वही रिजल्ट है mk²। ये तो जनरल रिजल्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लागू होता है अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन पता हो तो। एंड एक क्या होता है 2/5 mr²। यही बात है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से देखिए m से m कैंसिल हो गया है और k² अपॉन r² एंड इट इज इक्वल टू 2/5। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k² अपॉन r² इन दिस इक्वेशन। वी कैन राइट हियर, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, ये देख लीजिए, 1/2 mv² इंटू 1 प्लस 2/5। और प्यारे बच्चों देखिए ये क्या हो गया है 1/2 mv² और ये हो जाएगा 7/5, यानी कि 7/15 mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी हैविंग बोथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोटेट करता है, रोल करता हुआ मूव करता है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं। ये तो हुई बात हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस की। अब देखिए, अगर वही बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोटेट कर रही है, नीचे की तरफ रोल डाउन कर रही है, तब उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी। और क्योंकि वो बॉडी नीचे की तरफ रोटेट करेगी, नीचे की तरफ रोल डाउन हो रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो अब नेक्स्ट यही आर्टिकल हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि व्हेन ए बॉडी रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। चलिए देखते हैं। विदाउट स्लिपिंग, देखिए बेटे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। हम कुछ इस तरीके से इसकी बात करेंगे। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड सपोज द बॉडी इज हियर। दिस इज एट पोजिशन A एंड दिस इज द एंगुलर इंक्लिनेशन। हम क्या लिखेंगे? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m and radius r is rolling down on an inclined plane as shown। अब देखिए, ये डिस्टेंस s है और ये देखिए ये पोजीशन B है, ये पोजीशन A थी। हम एक पॉइंट यहां देख रहे हैं। लेट तमाम जो बातें हैं वो यहां पहले लिख दीजिएगा कि m इज द मास ऑफ दिस बॉडी, r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, theta is the angular inclination। ये है s is the distance traveled by the body from A to position B। One point is quite clear here। प्यारे बच्चों देखिए कि जब बॉडी ऊपर से नीचे A से B पर आ रही है तो नीचे की तरफ आ रही है, और जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसा करते हुए जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है नीचे की तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है चाहे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, दोनों बढ़ रही हैं। यानी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग रहा है। यानी कि व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s, इट फॉल्स अप वर्टिकल डिस्टेंस h। This is the vertical distance. And when the body comes down from position A to position B,
its potential energy decreases. Means that loss in potential energy and the kinetic energy gain takes place here. And there are the two types of the kinetic energy, जैसे मैंने अभी बताया था, क्योंकि बॉडी रोल्स करती हुई आ रही है, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, तो बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ रही है, तो उसमें भी गेन होगा, वो बढ़ेगी. गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. और साथ में प्यारे बच्चों वो, क्योंकि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रही है, तो प्लस गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. और ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई है. प्यारे बच्चों अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हमें ये देखना है कि जब बॉडी ए से बी तक आ रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होता है, और इस दौरान उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, साथ साथ में हाउ मच इट विल गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. तो चलिए सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं. S इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी. ये लिखिए, लेट H इज द vertical distance falls up by body when it travels distance loss in potential energy of body. कितना होगा भाई, बॉडी कितनी नीचे आ गई है? आप कहेंगे सर बॉडी तो h डिस्टेंस नीचे आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप बहुत पहले से जानते हैं, क्या है? वो है mgh. लेकिन यहाँ पर हम h की वैल्यू इस ट्राइंगल ए बी सी में निकाल सकते हैं, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से लिखते चले जाएं और नोट्स बनाते चले जाएं. नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटे? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद देखिए. और h कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू s साइन थीटा. इट मीन्स दैट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ h वी कैन राइट mgs as साइन थीटा. दिस इज द इक्वेशन 2. प्यारे बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, लेकिन गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देख लीजिए. यानी गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ. अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब बॉडी रोटेट करती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन रोटेशनल मोशन में मास का स्थान कौन ले लेता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसलिए मैंने यहाँ आई लिख दिया है, और वेलोसिटी का स्थान एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द हियर. और एक पॉइंट और, गेन इन, यहाँ तक आते जीरो वेलोसिटी थी, यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी मान लो वी हो गई है, तो फिर गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक, यानी गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ये कितनी होगी वो देख लीजिए. इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यानी कि दोनों तरह की हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुआ है वो हमें पता चल गया है. तो इन तीनों बातों को यूज करते हुए हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये देखिए बेटे, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब आप लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgs sin theta and gain in rotational kinetic energy is half I omega square. ये लिख दिया है. एंड गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. आई क्या होता है? इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम
रेडियस ऑफ जाइरेशन की फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा, जहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू वी बाई आर। चलिए ये इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स this equation now becomes m g s sin theta is equal to हाफ, ये देखिए 1/2 i के स्थान पर हम लिख रहे हैं m के स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर हम लिख रहे हैं v बाई आर का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम आई की वैल्यू रखी, ओमेगा की वैल्यू और साथ में हाफ एम वी स्क्वायर हमने ये लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटे। देखिए इसमें m है, इन दोनों में से हम m को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो है m g s sin थीटा, और यहाँ क्या हो गया है, हाफ m वी स्क्वायर कॉमन है, इसमें से हम टोटल में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर तो ये पहले की तरह जैसे कितना बच गया 1 प्लस इसमें कितना बचा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये चीज आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, m से m कैंसिल हो गया है दोनों तरफ, और आपने यहां क्या लिख दिया है वो देख लीजिए, जी एस sin थीटा एंड इट इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं आया, लेकिन हमारे पास यहाँ वेलोसिटी आ रही है। अगर हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और वो फार्मूला हमारा एक्सेलरेशन का वहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे ये देखिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझिए। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। जी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, हम क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा तो खैर कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया है, और डी एस बाई डी टी एंड इट इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ है ही, वी को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले पावर है तो पावर को कैसे करते हैं, 2v हो गया, और फिर v को करेंगे यानी कि dv बाई डी टी, और साथ में ये जो फैक्टर देख रहे हैं ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम एज सच लिख देंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और डी एस बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी भी कैंसिल हो गई। बट dv बाई डी टी क्या है, ये देखिए dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, एंड सो वी कैन राइट हियर दैट इट इज इक्वल टू, यानी कि g sin थीटा एंड इट इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से a को आप एक तरफ रख लीजिए, बाकी सभी वेक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाइए, आपके पास एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये देखो जी साइन थीटा है और इसको हम लेफ्ट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन जो भी है, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ये है प्यारे बच्चों। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब बॉडी रोल कर रही थी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कुछ स्पेशल केसेस किए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए पहला ही केस ले रहे हैं, मान लो ये रोल करती हुई आ रही है और ये कोई रिंग है,
और रिंग में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा वो अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यानी फॉर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वही बात, एक जर्नल फार्मूला हमें पता होना चाहिए और वो होता है mk²। और क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से ही पता है क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में ड्राइव कर रखा था, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, mr² सीधा ही होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये देखिए, तो यहाँ से हमने हर केस में k²/r² इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इट इज इक्वल टू 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। वी राइट हियर ये रिंग का जो g sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + 1, क्योंकि ये तो 1 है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू g sin थीटा, और 1/2 आप जानते हैं कितना होता है, 0.5 g sin थीटा। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपको पता है, और थीटा इज द एंगुलर इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो दिस विल बी द acceleration of the ring. But what will happen if this is not ring but it is the disk? तो डिस्क के केस में हम लोग इसको कैसे करेंगे वो चीज भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा ही केस में कर रहा हूं फॉर डिस्क। डिस्क का भी बिल्कुल वैसे ही आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कैसे निकालेंगे। अगर डिस्क का मास m है और रेडियस ऑफ जाइरेशन k है तो एक तो ये हो गया है, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने डिस्क के केस में पहले भी किया था, वो था mr²/2। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है तो ये रिजल्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, m से m तो कैंसिल हो गया है और हमारे पास आ गया है k²/r² एंड इट इज इक्वल टू 1/2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k²/r² इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो देख सकते हैं। रिजल्ट कितना आ जाएगा, डिस्क के केस में इट विल बी इक्वल टू g sin थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया, ये 3/2। और जब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 2/3 हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 0.66 लगभग इतना आ जाएगा g sin थीटा। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क व्हेन इट रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। डिस्क की क्यों, ये सिलेंडर भी हो सकता है और ये स्फेरिकल सेल भी हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मान लो ये रोलिंग बॉडी जो है ये स्फेरिकल सेल है। ये देखिए, फॉर स्फेरिकल सेल, अगर ये स्फेरिकल सेल है तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक वैसे ही पहले जर्नल रेडियस ऑफ जाइरेशन की टर्म में वो तो इतना होता है, और एक हम पहले से ही जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल का क्या होता है 2/3 mr²। m से m कैंसिल हो गया है और ये हम निकालेंगे k²/r² एंड इट इज इक्वल टू 2/3। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k²/r² इन दिस इक्वेशन। आपके पास स्फेरिकल सेल का जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो आ जाएगा, यानी कि g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2/3, और ये कितना होगा आप देख सकते हैं 3, और ये कितना हो जाएगा 5/3 और 3/5 इंटू g sin थीटा, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 g sin थीटा। अरे बच्चों, स्फेरिकल सेल ही क्यों, अगर ये आपके पास कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो आप कैसे करेंगे। ये देखिए, एक और रिजल्ट भी हम यहाँ निकाल लेते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब सॉलिड स्फीयर होगा तब कैसे निकालेंगे, तरीका वही, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं mk² होता है, और सॉलिड स्फीयर के केस में हमने निकाला था 2/5 mr², और क्योंकि यहाँ पर भी ये m से m तो कैंसिल कर दिया है और आपके पास रिजल्ट आ गया है k²/r² एंड इट इज इक्वल टू 2/5। पुट दिस वैल्यू ऑफ k²/r² इन दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट। तो वो देख लेते हैं, सॉलिड स्फीयर एंड दैट कम्स आउट टू बी g sin थीटा तो हमारे पास है ही, साथ में 1 +
2/5। और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं g sin थीटा अपॉन 5 और 2 7, 7/5 और 5/7। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा व्हेन दैट रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो रोल डाउन कर रहा है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसका एक्सप्रेशन आपसे ड्राइव करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं। जैसे कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल हैं, देखने में कोई फर्क नहीं है, बट हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज देम, उनकी पहचान कैसे करोगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि उनमें से सॉलिड कौन है और होलो स्फीयर कौन सा है। वो यही रिजल्ट्स यूज करके, यही फार्मूला यूज करके आप उनके बारे में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बात, उनकी पहचान कैसे करोगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सी बात है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन से, जो अभी हमने आर्टिकल किया है उसको हम यहाँ यूज करके और इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उन दोनों को किसी इंक्लाइंड प्लेन से पर छोड़ दीजिए, वो रोल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और उनको पहचान कर लीजिए कि कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, मैं उन दोनों की ही बात कर लेता हूँ। अलाउ बोथ दी स्फीयर्स टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए, दोनों ही केसेस में उनका मास रेडियस r है मान लो। तो फॉर सॉलिड स्फीयर, पहले हम सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m² ये तो होता ही है, साथ में ये होता है 2/5 mr²। यहां से हम k²/r² निकाल लेंगे। देखिए m से तो m कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया है, 2/5 आ गया। याद रखें कि k²/r² की वैल्यू हमने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल लिया। अगर ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर क्या होता है आप जानते हैं प्यारे बच्चों। होलो स्फीयर इस टाइप से होता है जिसका इनर रेडियस r है मान लो और कैपिटल उसका आउटर रेडियस है। ये तो फिलअप था, पूरा सॉलिड स्फीयर था। ये होलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस आप देख रहे हैं r है। यानी कि दूसरी कहानी में वही लिख रहा हूं, फॉर होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो एक तो वही होगा mk², वो तो सभी का होता है, जनरल फार्मूला है रेडियस ऑफ जाइरेशन की टर्म में। और एक होता है 2/5 r⁵ माइनस r⁵ डिवाइड बाई r⁵ माइनस r⁵, ये होता है। और m साथ में होता है, तो m से m यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया है। और यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये देखिए, ये क्या आ रहा है k², और k² कितना आ गया हमारे पास 2/5। ऊपर हमने r⁵ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, वो क्या था 1 + k²/r², ये था। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से k² की वैल्यू कितनी है, ये है, और यहाँ से k² की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अगर तो ये सॉलिड स्फीयर है तो ये कितना हो जाएगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये देखिए k²/r² कितना हो जाएगा 2/5 हो गया, यही हो गया। और अगर ये होलो स्फीयर है, ये देखिए, अगर ये होलो स्फीयर है तब ये कितना हो जाएगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1, ये तो है, प्लस k²/r² के स्थान पर हम लिखेंगे 2/5। और यहां पर जो ब्रैकेट में आप लोग लिख रहे हैं, ये लिख दिया हमने r⁵ माइनस r⁵ डिवाइड बाई r⁵ माइनस r⁵। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, r⁵ माइनस r⁵ डिवाइडेड बाई r⁵ माइनस
आप तो इसको कितना भी सोल्व करें, ये देखिए इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, 1 से तो ज़्यादा ही होगा। यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5, और ये एक और राशि है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से तो ज़्यादा है। जब हम इसको 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो कम हो जाएगा। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2/5 है सॉलिड स्फीयर के केस में, लेकिन यहाँ 2/5 के साथ एक और नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 1 से ज़्यादा है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है इस केस की बजाय इसमें ज़्यादा होगा। जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो होलो स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि होलो स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर इज लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहां से देखिए क्यों है वो आप समझ गए हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है नीचे, इट इज लेसर देन दिस। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन होलो स्फीयर इज लेसर देन दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब अगर हम एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर आइडेंटिकल हैं, जिनका सेम मास वगैरह है, उनको हम एक साथ रोल डाउन करें किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, देन जो होलो स्फीयर होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और सॉलिड स्फीयर है ना, जो सॉलिड है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो वो आगे चला जाएगा। आज हमने इस लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, और जब बॉडी रोल डाउन करती है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर तो उसमें क्योंकि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो उसका भी हमने फार्मूला ड्राइव किया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तमाम जो लेक्चर हैं पीछे के वीडियोज़ वो आप ज़रूर देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, हम आपका पूरा सिलेबस, तमाम यूनिट्स जो हैं यहाँ कवर करने वाले हैं, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे जो आपके अच्छे साथी हैं उनको भी शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उन लेक्चर्स को मिस ना करें। तो प्यारे बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, हाल ही में इसको आपने शेयर किया है या फिर लाइक किया है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण यूनिट व आर्टिकल के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।